प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज पंजाब के इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम केस की समाअत हुई है। ये दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने दायर की हुई थी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद नज़ीर साहब ने एक जो है वो एक जजमेंट दी थी और उस जजमेंट को आज जो है वो चैलेंज किया हुआ था इलेक्शन कमीशन ने, जिसकी समाअत हुई है। इसमें एक अहम इंकशाफ जो किया है इलेक्शन कमीशन के वकील ने, उन्होंने कहा कि जी हमारा मामला हाई कोर्ट के यानी इलेक्शन कमीशन का मामला हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा जो आलिया नीलम हैं उनके साथ तय पा गया है और इस बात पर इत्तफाक हो गया है कि 4 नाम हाई कोर्ट ने दे दिए हैं तो 4 नाम इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से लगा दे और ये 4 नाम जो है वो रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं और उसके लिए मुशावरत की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब ऐसी सूरत हाल में अब सवाल तो ये पैदा हो रहा है कि क्या नए कानून के बाद क्या ज़रूरत नहीं रही है इलेक्शन कमीशन को रिटायर्ड जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए या उनको नोटिफाई करने के लिए कि वो हाई कोर्ट से मुशावरत करे, क्योंकि आज ये बताया गया है कि हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा और इलेक्शन कमीशन में अब इत्तफाक राय मौजूद है और किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कह भी दिया कि बस ठीक है, आप आज से इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को काम शुरू कराएं, ताख़ीर न करें, हमारे फैसले का भी इंतज़ार मत करें, आप शुरू कराएं। 2-3 चीज़ें आज जो उठाई गई हैं उस पर ज़रा हम आज प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं सिर्फ आइन को मानता हूँ, मुझ पर बाइंडिंग नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जो माजी के फैसले हैं उसको भी मानूं, यानी सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसले मुझ पर बाइंडिंग नहीं है, आइन मुझ पर बाइंडिंग है। इस पर जो माहिरीन हैं उस पर उनमें एक डिबेट पाई जाती है, तो इस पर ज़रा बात कर लेंगे। आइनी तरमीम अक्टूबर के पहले हफ्ते में उसके लिए इजलास बुलाए जाने की तवक्को है, इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले 30 तारीख को 63A की नज़रसानी जो फिक्स हुई है, 5 रुकनी बेंच अगेन उसमें बैठा हुआ है, काजी फैसल साहब की सबाही में वो 5 रुकनी बेंच सुनेगा और अगर नज़रसानी में ये मान लिया जाता है कि मुनहरिफ शख्स का वोट काउंट होता है, मुनहरिफ रुकन का वोट काउंट होगा, तो फिर उसके बाद हुकूमत को एक मज़ीद उनके लिए मुमकिन हो पाएगा कि वो PTI के लोगों को साथ मिलाकर आइनी तरमीम ला सकें। तो इसके लिए कोशिश की जा रही है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अगेन मौजू बना हुआ है, लाहौर हाईकोर्ट में इसको चैलेंज किया गया। आज ये समाअत के लिए फिक्स भी किया गया था, लेकिन लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस साहब छुट्टी पर थी, समाअत नहीं हो सकी। सिंध हाईकोर्ट ने इस पर फैसला महफूज किया है, सुनाया नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज कर दिया गया। अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है, अगर इसको जो है वो किसी भी हाई कोर्ट से उड़ा दिया जाता है तो फिर क्या होगा? फिर वही कमेटी दोबारा बहाल हो जाएगी जो जजेस जो बेंच को फिक्स करती है और केसेस को लगाने का फैसला करती है, तो फिर एक नई सूरत बन जाएगी। फिर जो 30 तारीख को 63A वाली नज़रसानी होने जा रही है उसका क्या होगा, ये एक अलग सवाल है। इलेक्शन कमीशन बार बार मुशावरती इजलास कर रहा है और आज 6ठा मुशावरती इजलास जो है वो भी बेनतीजा ख़त्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से इलेक्शन कमीशन बार बार मुशावरत कर रहा है लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा है। इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हाफिज़ एहसान अहमद साहब मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान है, मैं उन्हें खुशामदीद कहूँगा, स्टूडियो पहुँच चुके हैं, कुर्सी पर बैठने वाले हैं। बैरिस्टर उमैर नियाज़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उमैर नियाज़ साहब तहरीक इंसाफ के MNA हैं, बहुत शुक्रिया नियाज़ साहब, खुशामदीद। हसन रज़ा पाशा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर आईन व कानून है, और शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, MNA हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। मैं आज जो हुआ है समाअत में, सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत में, एक नुक्ता सबसे पहले हसन रज़ा पाशा साहब ज़रा वाज़ेह कर दीजिएगा कि अब इत्तफाक़ राय पैदा चूँकि हो गया है तो, और वैसे भी इस हवाले से नया कानून आ चुका है, तो इलेक्शन कमीशन को रिटायर्ड जजेस को ट्राइब्यूनल्स में लगाने के लिए किसी से मुशावरत करने की ज़रूरत नहीं रही है। आपका ख्याल यही है? देखें असदुल्ला साहब, पहले एक्ट में तरमीम की गई और ये कहा गया कि पहले रिटायर्ड जजेस की थी, फिर तरमीम की गई कि जी हाई कोर्ट के जज साहबान को मुतलका चीफ जस्टिस से मशावरत के साथ तैनात किया जाएगा। अब दोबारा फिर तरमीम आ गई कि जनाब रिटायर्ड जजेस जो है वो रखे जा सकते हैं। बहरहाल ये सिलसिला तो चल रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान बना है तो पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स भी हो रही हैं, कानून साजियां भी हो रही हैं, लेकिन बहरहाल आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और वो ये समझता है कि हमारी डोमेन है। प्री इलेक्शन भी और पोस्ट इलेक्शन भी तमाम तर जो मामलात है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही करने हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की भी जमानत उसने देनी है और उसके बाद इलेक्शन के बाद जो ट्रिब्यूनल्स के जो कार्रवाई है
वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सारी की सारी अपने इख्तियार में लेना जा रहे हैं। और बहरहाल आपको याद होगा कि इससे पहले जब ये मैटर आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उन्होंने रेफर किया मामला लाहौर हाई कोर्ट की तरफ कि चीफ जस्टिस अब चेंज हो गई हैं, अब आप उनके पास जाएं और वहां पे मामलात को तय करके आए। फिर एक खामोशी छा गई क्योंकि ये केस फिर नहीं लगा। आज जब लगा तो पता चला जी कि ये 4-4 के हिसाब से तकसीम हो गई है। इसकी क्या कानूनी हैसियत है, इसको भी देखना पड़ेगा कि क्या पहले जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने 8 नाम दे दिए, तो फिर उससे 4 नामों की हद तक क्यों रिट्रीट किया जा रहा है। फिर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही मुकर्रर करने हैं तो वो 8 के 8 रिटायर्ड जजेस को क्यों नहीं रख रहा, उसने 4 अदर सर्विस जजेस को क्यों ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें, क्या ये एक जिरगे का फैसला है कि कुछ आपकी बात मान लेते हैं, कुछ आपकी बात मान लेते हैं, तो ये कहाँ कानून। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज तो चले, आज तो ये सेटल डाउन हो गया इशू, लेकिन आइंदा के लिए रहनुमा उसूल क्या मुरतब हुआ है, ये सवाल है ना। जी बिल्कुल, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि ये इस तरह एडहॉक बेसिस पे अदालतों में फैसले नहीं हो सकते। अदालतों में फैसले 2 और 2 4 की बेसिस पे होते हैं कि आइन क्या कहता है। 4 और 4 8 की बुनियाद पर हो रहे हैं सर, 2 और 2 4 की बुनियाद पे नहीं हो रहे। अब एहसान साहब, ये आप तो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद भी थे और आपने सारी समात में ये देखा कि जो जमाल खान मंदूखेल साहब हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फैसल साहब, दोनों कहते हैं कि भाई मामला हल हो गया, बात खत्म हो गई, ट्राइब्यूनल्स बन गए, मुशावरत हो गई ना, अब क्या करें, अब आप क्या चाहते हैं। लेकिन ये सवाल तो अभी बाकी है ना कि जो मलिक शहजाद साहब ने उस वक्त के चीफ जस्टिस ने नाम भेजे थे, उनको तस्लीम ना किया जाना, वो इलेक्शन कमीशन का सही अमल था या गलत अमल था, वो उस पर कानूनी हैसियत क्या थी, वो क्या होना चाहिए था। देखिए, ये एड्रेस नहीं हुआ आज। असल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो ये है कि पाकिस्तान के 5 एरियाज़ हैं जहाँ पे जाके इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल्स बनाने थे, 4 प्रोविंस से और एक आपका इस्लामाबाद हाई कोर्ट था जी। अब सिर्फ लाहौर के अंदर ये प्रॉब्लम आया, बाकी किसी प्रोविंस के अंदर ना चीफ जस्टिस की तरफ से ऐसा इशू आया, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इशू आया। लाहौर की तरफ से इशू ये आया कि इसलिए आया कि जब इलेक्शन का मैदान नहीं मैं उसको 14 फरवरी को जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप हमें जो है वो जजेस दें, 8 जजेस का उन्होंने कहा, तो चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट थे उन्हें जब 20 फरवरी को जो उन्होंने देने थे, 2 ना देते ना, 8 ही दे देते ताकि बात जो है वहीं पे ख़त्म हो जाती। उन्होंने 2 जजेस उसके बाद दे दी, उन्होंने कहा आप हमें और दे दें। उसके बाद वो एक आ गया कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है कि हुआ है या नहीं हुआ। अब ये है कि लॉ के अंदर ये है कि बड़ा क्लियरली इसके अंदर है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ट्रिब्यूनल्स को अपॉइंट करना जो है या नोटिफाई करना है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। अब उसके अंदर 3 कैटेगरीज थी। एक कैटेगरी पहले वो थी कि अगर आपने सिर्फ 2017 का जो एक्ट आया था, जो पीटीआई भी उसके अंदर थी, उसके अंदर 2 कैटेगरी थी। एक कैटेगरी वो थी कि अगर आपने रिटायर्ड जजेस लगाने हैं तो कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है चूँकि वो हाई कोर्ट के नीचे नहीं आते। और दूसरा ये था कि अगर आपने लोकल गवर्नमेंट के लिए जाना है तो आपको डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर चाहिए, और 2017 के बाद इन्हीं लोगों ने इन पटिशन्स को सुना। उसके बाद पीडीएम की गवर्नमेंट जब आई तो उसने कहा कि जी सर्विंग जजेस कर देते हैं, रिटायर्ड को निकाल देते हैं। अब हुआ यह है कि जब सर्विंग को आपने डाला तो फिर कंसल्टेशन का ज़रूरत थी। अब वो कंसल्टेशन जो है वो मैन टू मैन अब कर रही है डिफरेंट। अगर यही कंसल्टेशन थी तो अगर अच्छे तरीके से सिंध, बलोचिस्तान, पेशावर और इस्लामाबाद में हो गई तो लाहौर के अंदर क्यों नहीं हुई। वह इसलिए नहीं हुई कि आज आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ने एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि आप क्या बताएं कि अगर पाकिस्तान किसी सूबे का चीफ जस्टिस जो है उसकी फैमिली किसी ख़ास पर्टिकुलर पार्टी से हो तो उसे ट्रिब्यूनल्स के मेंबर्स लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। आपको याद होगा कि आज वो ऑब्जर्वेशन हुआ ये है कि पंजाब के अंदर मैन टू मैन एक डिफर किया है, और दूसरा मैं समझता हूं कि जो पिछले फॉर्मर चीफ जस्टिस थे उन्होंने अब्रप्ट फॉर्म किया कि नहीं जी मैंने एक ऑर्डर कर दिया आप कर दें, और हाई कोर्ट ने उससे आगे चली गई। लेकिन आप तय क्या हुआ है ना, ये लड़ाई तो फिर ऑन गोइंग है। मतलब अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नाम भेजे ना, मैं अब आपको बताता हूं कि 4 चीजें तय होंगी। एक ये तय होगा कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है ये उसकी कॉम्पिटेंसी है कि ट्रिब्यूनल्स को लगाना और ट्रिब्यूनल को नोटिफाई करना। दूसरा इसके अंदर असूल ये तय होगा कि उसके अंदर जो हाई कोर्ट है अपनी डिस्क्रिप्शन जो है या कंसल्टेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता। किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि चीफ जस्टिस कहे जी मेरे ये 8 ले ले। तीसरा इस चीज के अंदर है तो फिर इलेक्शन कमीशन पिक एंड चूज कैसे कर सकता है? किसका इलेक्शन कमीशन कैसे कह सकता है? पिक एंड चूज की बात ना, देखे बात ये या तो कोई एतराज स्पेसिफिक उठाए ना। आज जो सलमान राजा साहब ने कहा, अगर आपने 14 फरवरी वाला जो लेटर हो अगर आप अपनी स्क्रीन पे दिखाएं,
उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पैनल ऑफ जजेस पे बात की थी कि सर आप पैनल ऑफ जजेस भिजवा दें। उसका मतलब ये है कि आपकी कंसल्टेशन आ गई कि मेरे ये 8 जज हैं, इनमें से आप कोई भी लगा लें। क्या इलेक्शन कमीशन पैनल ऑफ जजेस मांग सकता है? नहीं, देखे ना, बिल्कुल देखे ना। फर्स्ट इसका जो बेहतरीन तरीका ये था कि चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर जो है या उनके मेंबर्स जो हैं इकट्ठे बैठ के फैसला एक मीटिंग के अंदर कर लेते। लेकिन अगर लाहौर हाई कोर्ट के 40 जज हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जी कि मुझे 8 जज चाहिए। आपने 40 में से 8 कर लिए, 32 आपकी अपनी मर्जी सही है। लेकिन अब अगर 8 मेरे पास आ गए हैं तो मुझे यार इतना तो ऑप्शन दे ना कि उन 8 में से मैं कहूं कि जी 4 मैं ले लेता हूं। और अगर आप फिर भी मेरा सवाल ये ना कि इलेक्शन कमीशन मान लिया कि जी 8 दिए, इलेक्शन कमीशन कहता है ये नहीं जी ये 2 चेंज करें। बाद में दिए ना, वो भी बाद में दिए। देखिए बाद में नए चीफ जस्टिस देखिए जब नए चीफ जस्टिस, मेरा सवाल तो लेना, मेरा सवाल ये है कि चलें इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं ये 2 जजेस चेंज करें, उसकी बुनियाद तो उसको बतानी पड़ेगी ना, वो क्यों चेंज कर रहा है। नहीं, या उसको उसकी कोई जाती पसंद नापसंद तो नहीं हो सकती। उसके अंदर ये चेंज करने वाली बात नहीं आई। इसके अंदर ये है कि ट्रांसफर वाली बात जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आई है, वहां पे उन्होंने कहा कि जी एक पैनल आया है, उस पैनल के अंदर हमने ये लगा दिए, आपने दोबारा भिजवाई, उसके अंदर फिर उन्होंने 4 लगा दिए। जब 4 उन्होंने उसके अंदर लगा दिए तो 4 नहीं लगाए, तो क्या हाई कोर्ट ये कहे कि नहीं जी मैं 8 भेजे, मैं चीफ जस्टिस जो है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल इलेक्शन कमीशन पे तो नहीं है। सही है। और दूसरा एक ये इशू आज की हेयरिंग में एड्रेस हो गया वैसे आपके ख्याल में? ये होगा इस चीज के अंदर जजमेंट में आ जाएगा। अगर ये इशू एड्रेस न होता तो अगर फिर जो दूसरे पीटीआई के लॉयर आए, आप ये कह रहे हैं कि जब जजमेंट आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार किसी नाम को रिजेक्ट करने के हवाले से है ये नहीं आएगा उसके अंदर ये। और देखें ना, इसीलिए चीफ जस्टिस ने एक दोनों को ऑप्शन दिया कि आप वहां पे चले जाएं। वो वहां पे गए, उनकी कंसल्टेशन होगी, उन्होंने कहा जी 4 हमारे हो गए हैं। हाँ। अब उसके अंदर जो है जो 4 आप नहीं है, उन्होंने कहा जी कि ठीक है इसके अंदर होगी। जुरिस्डिक्शन का भी इशू नहीं आया, दूसरा भी नहीं आया। मगर नामों को डिस्कस किए बगैर हाईकोर्ट ने अलाउ तो कर दिया ना इलेक्शन कमीशन को। नहीं, क्या आप अपनी मर्जी के लगा लें, हमें नाम मत बताएं। जो 17 अगस्त को मीटिंग आई है जिसका आज जिक्र किया गया है, उस मीटिंग के अंदर अगर चीफ जस्टिस पहले ही एक दूसरे से मिल जाते हैं या उससे पहले जो चीफ जस्टिस है वो इस तरह लेटर ही ना लिखते या इलेक्शन कमीशन की सारी जो जुरिस्डिक्शन है उसके ऊपर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि मामला चीफ जस्टिस का है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का या कमीशन का है और हाई कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन ले रहा है और जज साहब कौन ले रहे हैं जो उस नोटिफिकेशन के अंदर शामिल है। और भाई ना आप उस कंसल्टेशन के अंदर थे, ना आपकी जुडिशियल ओवरसाइट बनती है उस चीज के अंदर, और आप अल जिहाद ये तो चले स्पेसिफिक बात होगी ना। मैं ये समझता हूं, तो स्पेसिफिक बात होगी, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है इसे अब जुडिशियल एक्टिविज्म पे नहीं जाना चाहिए। इस जुडिशियल एक्टिविज्म से जो है वो पाकिस्तान क्या तय हुआ? उमैर न्याजी साहब आज की इस हेयरिंग में क्या तय हुआ है? अभी जजमेंट नहीं आई, वैसे तो जाते जाते बेंच ने ये कह दिया था कि आप वक्त ज़ाया किए बगैर लगाएं आज ट्राइब्यूनल्स को और उनसे काम शुरू कराएं, हमारे फैसले का भी इंतजार मत करें। तो इसका मतलब यह है कि ये इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया है ना कि ठीक है आप ट्राइब्यूनल बनाएं और फिर काम शुरू करा दें, हम फैसला दे देंगे। लेकिन क्या उसूल तय हुआ है आज? अच्छा, उसूल के देखें, प्रॉब्लम अराइज किधर से हो रहा है। जो इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी को, और 8 फरवरी के बाद एक अमेंडमेंट लाई जाती है इलेक्शन एक्ट पे जिसका हाफिज साहब हवाला दे रहे थे, और उसमें इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है ये रिटायर्ड जजेस वाला कॉन्सेप्ट। रिटायर्ड जजेस भी जो है ना इलेक्शन ट्राइब्यूनल का हिस्सा होता है। अब देखिए वो एक स्पेसिफिक पार्ट अलहदा से अंडर चैलेंज है, ठीक है, कल को वो स्ट्राइक डाउन हो जाता है तो फिर क्या फेट है जी, ठीक है, तो ओवरऑल क्लैरिटी तो फिर भी नहीं आएगी। प्रॉब्लम क्या है कि देखें 180 दिन की टाइमलाइन थी जिसमें इलेक्शन पिटीशन डिसाइड होनी थी, आज वो 180 दिन एक्सपायर हो गए हैं, और आज पंजाब जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्शन पिटीशंस है 85 से ज़्यादा खाली नेशनल असेंबली का जो हम कह रहे हैं उसका मोस्टली वर्कलोड पंजाब का है, तो वो किस तरह से डिसाइड हो पाएगा। आज आप लगा भी दें, कल को वो अमेंडमेंट स्ट्राइक डाउन हो जाती है तो चीज़ें तो वहीं आके खड़ी हो जाएंगी।
जाएंगे। जो प्रॉब्लम है कि इसको तो पहले महीने डेढ़ में इस चीज़ को क्लोज हो जाना चाहिए था। आज हम जिस दौराए पे खड़े हैं, जिस तरह की प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, रोज़ के रोज़ लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का आइडिया फ्लोट किया जा रहा है, वो सारे प्रोसेस को सेंक्टिटी किस तरह से मिलेगी कि जब तक ये वाला प्रोसेस बिल्कुल ही जो है ना उसे क्या एरर फ्री ना हो। बिल्कुल सही है। तो शमीला साहबा, जब ये एक्ट लाया जा रहा था नई पार्लियामेंट से, तो क्या इस बात को जहन में रखा गया था कि जो एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से हट के इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया जा रहा है कि वो रिटायर्ड जजेस को अपनी मर्जी से लगा सके, तो वो फिर जो मुशावरत का तसव्वुर था वो ख़त्म हो गया। ये क्यों किया गया होगा? इसके पीछे क्या तसव्वुर होगा पार्लियामेंट के यहाँ? जी शुक्रिया। देखिए जी, बात ये है कि आपका जो जुडिशल सिस्टम है, आपके मोअज़्ज़ज़ 3 मेहमान यहाँ पर बैठे हैं, क्या कोई भी इस जुडिशल सिस्टम से 100% मुत्तफ़िक है? क्या इनकी कारकर्दगी से 100% मुत्तफ़िक है? क्या आप समझते हैं कि इस जुडिशल सिस्टम से, इस निज़ाम से इस वक्त जो है और कई सालों से चला आ रहा है, उसमें आम आवाम के मसाइल हल हो रहे हैं, लोगों को फौरी और सस्ता इंसाफ मुहैया हो रहा है? इसमें से कोई ये कह सकता है कि जी मैं 100% मुत्तफ़िक हूँ? क्या आप भी कह सकते हैं ये? शायद आप जवाब ना देना चाहें कंटेम्प्ट के डर से, लेकिन आपकी खामोशी जो है बहुत कुछ कह रही है। अब इशू ये है, देखिए, नहीं खामोश, हम डिबेट कर सकते हैं, हम ये डिबेट कर सकते हैं खान साहब कि ये इख्तियार चीफ जस्टिस के पास होना चाहिए, ये इख्तियार अदलिया के पास होना चाहिए। किसी भी एक इदारे के पास जब सिर्फ उसके पास इख्तियार होता है तो उसमें फिर बहुत सारे खदशात आ जाते हैं, शकूक व शुबहात भी आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि कंसल्टेशन होनी चाहिए। अभी जिस तरीके से मेरे भाई बात कर रहे थे माहिर कानून, उन्होंने कहा कि जी जनाब, उन्होंने चंद जजेस के नाम लिख के भेज दिए और उसमें से इलेक्शन कमीशन जो है उसमें उनको तैनात करना है। अब बात यह है कि देखिए, पार्लियामान की विजडम अलग है। पार्लियामान क्या है? पार्लियामान की कॉम्पोजिशन उन लोगों से होती है जो आवाम के वोट लेके आए, जो आवाम की तर्जुमानी करते हैं। इस जुडिशल सिस्टम में हमें बहुत सारी जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि हमें एक आईनी कोर्ट बनाना चाहिए, तो उन तमाम मामलों पे आप भी डिस्कस कर रहे हैं, ये मामलात वहाँ पर थ्रेड बेयर डिस्कस होने चाहिए, बेहतरी आनी चाहिए, वो बेहतरी ताकि आवाम के मसाइल हल हो। देखिए, बहुत सारे मैंने देखा है कि मैं 3 शोज़ करके बैठी हूँ, आपका चौथा है, इस पे सियासत हो रही है। चंद एक लोग सियासत कर रहे हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स पे सियासत कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, बगैर पढ़े, बगैर समझे, बगैर ये जाने के एग्जैक्टली है क्या। देखिए, दुनिया के जो बहुत सारे लोग बगैर पढ़े इसकी हिमायत भी तो कर रहे हैं ना, हमारे पार्लियामेंटेरियंस बगैर पढ़े हुए इसकी हिमायत भी तो कर रहे हैं शर्मिला साहब, बशमूल आपके। देखिए मुझे तो बिल्कुल इसमें शामिल ना करें, क्योंकि मैं और मेरी जमात और मेरे कॉलीग्स, हम सब से बिल्कुल हमारी जो लीडरशिप है उसने ये मामला डिस्कस किए। मुझे नहीं पता बाकी PMLN और दीगर जमातों का क्या हाल है, लेकिन हमारी जमात में ऐसा नहीं होता कि जी आंख पे पट्टी बांधी और कहें कि जी जाके वोट कर दो। हमें बताया जाता है, समझाया जाता है, हमसे डिस्कशन की जाती है। हाँ, हम ज़रूर पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं कि हम TV पे आके बहुत सारी बातें नहीं करते, लेकिन बात यह है कि इस वक्त दुनिया के मौज़ब ममालिक में और इस्टेब्लिश डेमोक्रेसीज़ में, चाहे फ्रांस को उठा लें, जर्मनी को उठा लें, वहाँ अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के मामला देखती हैं। और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत हो। बाकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर अब सिविल और क्रिमिनल मामला देखें, लोगों के मसाइल हल करें। देखें ना, हमारे मुल्क के अंदर एक जिरगा सिस्टम आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि आपका फॉर्मल जस्टिस सिस्टम जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। लोग कहते हैं जी अदालत जाने के बजाय महंगा वकील करो और जनाब सालों साल वहाँ पर भटकते रहो, तो बेहतर है कि जी जिरगे में फैसले कर लो, सस्ता भी मिल जाएगा, फौरी भी मिल जाएगा। ये गलत है, दिस इज़ इलीगल एंड सक्कर हाई कोर्ट के बेंच ने इसको इलीगल भी डिक्लेयर किया है। उसमें हम क्यों नहीं काम करते? हम क्यों अपोज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को? आप ये समझते हैं अच्छा इस पे सियासत की जा रही? नहीं जी, वो इसलिए बनाया जा रहा है कि जी वो काजी फाइज ईसा साहब को वहाँ पर लगाना है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे अगर आप इजाज़त दें शर्मिला साहब, बात ये है, नहीं देखिए, इट्स इम्पोर्टेंट।
खान साहब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आप अभी बात कर रहे हैं ये ट्रिब्यूनल्स की, अगेन आप पार्लियामान की आप ये कह रही हैं, आप खबर ये दे रही हैं कि पीपल्स पार्टी इस बात से मुत्तफिक, पीपल्स पार्टी का यानी पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को ये कहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी तो काजी फैसल साहब उसके चीफ जस्टिस नहीं होंगे। ये आपका तय हो गया मामला नून लीग के साथ? नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं। मैंने तो कहा कि काजी फाइज ईसा को तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। आपने कहा ना कि इट्स नॉट इवन अंडर डिस्कशन, स्पेसिफिक लेजिस्लेशन। हाँ, तो इट्स नॉट अंडर डिस्कशन ना, उसमें डिस्कशन ही नहीं है। हमारे लिए कोई एक शख्सियत इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इदारे इंपॉर्टेंट हैं, हमारे लिए वो सिस्टम इंपॉर्टेंट है। लोग आते जाते रहते हैं, हम भी आए जाएंगे, आप भी आए जाएंगे, लेकिन इदारों ने चलना है। हमें इदारों को मजबूत करना है, हमें इदारे ऐसे बनाने हैं कि अवाम के मसाइल हल हो। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को 44 साल बाद इंसाफ मिला, मेरा अपना मुकदमा 18 साल बिल्कुल सही है, ये आईनी अदालत बिल्कुल सही है। चलिए, ये किससे इंसाफ मांगू? ये सही है। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। उमैर नई साहब, आज हामिद खान साहब सुप्रीम कोर्ट में आए और उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि आप रिक्यूज़ करें, आप खुद को इस बेंच से अलहदा कर लें, तो चीफ जस्टिस ने इनकार कर दिया और उसके बाद फिर हामिद खान साहब बाइकआउट करके चले गए। दिलचस्प बात यह है कि हामिद खान साहब जो हैं वो सलमान राजा साहब के वकील थे और सलमान राजा साहब जो हैं वो किसी और रिस्पोंडेंट के वकील थे। अब हामिद खान साहब ने जो सलमान राजा को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो तो बॉयकॉट करके चले गए, लेकिन सलमान राजा जो हैं वो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया। तो ये क्या पार्टी पॉलिसी थी या जाती तौर पर हामिद खान ने या सलमान राजा ने फैसला किया था, या ये कोई स्ट्रैटेजी थी? आपको क्या समझ आती है? नहीं, पार्टी ने तो डे वन से जी लेटर एप्लीकेशन जमा कराई हुई है, सुप्रीम कोर्ट में इतराज़ात लिए हुए हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इमरान खान साहब के केसेस उनके पार्टी केसेस में ना बैठें, और उसको लॉजिकली उन्होंने विद रीजंस डॉक्यूमेंट करके एप्लीकेशन जमा कराई है, जो आज तक वो फिक्स ही नहीं की, उसको टेकअप ही नहीं किया, क्योंकि परसिस्टेंटली पीटीआई का स्टांस रहा है कि हमें जो है ना मार्जिनलाइज किया जा रहा है। और अब की जो सूरत हाल है कि देखें, जब एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अब मुद्दत ही 1 महीना से कम रह गई है, ठीक है, और जिस तरह का माहौल है उसमें एक इंडिकेशन जो हिंट आता है कि शायद जो है ना फर्दर एक्सटेंशन के लिए कुछ चीज़ें की जा रही है, तो वो तासुर नहीं जाना चाहिए। अगर आप देखें, अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में एक ऑर्डिनेंस आ जाता है तो वो ऑर्डिनेंस लाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? वो ऑर्डिनेंस लाने की इसलिए ज़रूरत पड़ रही है कि आप पहले राउंड में आईनी तरमीम पास नहीं करा सके, आपके पास रिक्विजिट नंबर नहीं था। अब वो नंबर किधर से आएगा? एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश की जा रही है। जो खदशा ये है कि 63A का रिव्यू इस टाइम पे फिक्स वैसे नहीं हो सकता था, उसको किस तरह से फिक्स करना था, वो इस ऑर्डिनेंस के जरिए वो चीज़ का रास्ता खोला गया। हालांकि अगर इस ऑर्डिनेंस को देखा जाए, एक तो वो आइन की नफी करता ही करता है कि इमरजेंट सिचुएशन ऐसी है ही नहीं कि आप ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं, और दूसरा वो ऑर्डिनेंस का मकसद क्या है? ऑर्डिनेंस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से उसकी रूह ही निकाल लेता है। मकसद क्या था लाने का? एक्ट लाने का मकसद ये था कि पावर एक पर्सन के पास ना हो, जो बेसिकली जो मास्टर ऑफ रोल का कॉन्सेप्ट है कि मास्टर ऑफ रोल जी चीफ जस्टिस नहीं है, अब एक कमेटी करेगी, तो आपने दोबारा से मास्टर ऑफ रोल तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बना दिया। जब आपने थर्ड बंदा उनकी चॉइस पे रख दिया, तो फिर अगर तीसरा एक डिसेंट भी कर ले तो वो डिसेंट तो मान ही नहीं रखती, क्योंकि दो तो एक तरफ जाएंगे, जब दो एक तरफ जाएंगे तो वो मर्जी का कोई फैसला कर लें, तो बेसिकली उस एक्ट के जरिए वो नफी कर ली। फिर 63A का केस की फिक्सेशन होती है 30 के बाद, फिर आप उसके बाद एक और ओपनिंग क्रिएट कर रहे हैं। ओपनिंग क्या क्रिएट हो सकती है? अगर फैसला अदरवाइज आता है तो आप हॉर्स ट्रेडिंग को एक दफा से दोबारा फरोग देंगे और आप फिर देखेंगे कि छांगा मांगा की सियासत जिंदा होगी, और उस सियासत का फार रीचिंग नुकसान इस दफा क्या है? देखें, पीटीआई का अगर उस तरह से देखें एट स्टेक उस तरह से नहीं है। पीटीआई ने जो नुकसान उठाना था वो तो उठा चुकी हुई है। इस वक्त मसला क्या है कि एक रियासती सतून दूसरे सतून को गिराने जा रहा है, और इस गिराने की कोशिश में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, जो कि हम समझ ही नहीं रहे। हम वो पेटी पॉलिटिक्स में पड़े हुए हैं। देखें, हमें समझने की जरूरत है कि बार बार किया जा रहा है वो जी जी सही है। नहीं साहब, मुझे आप इजाज़त दीजिएगा ज़रा, एक जो आपने नुक्ता उठाया है तरमीमी ऑर्डिनेंस वाला, ये हाफिज़ साहब वो ठीक नहीं कह रहे कि ये तो जो कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, ये उसकी रूह से मुतसादिम है तरमीमी ऑर्डिनेंस। यानी उसका कॉन्सेप्ट ये था कि सारा इख्तियार चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए, कमेटी के पास होना चाहिए,
और अब तरमीमी ऑर्डिनेंस के लिए दोबारा सारा इख्तियार चीफ जस्टिस को दे दिया गया है। नहीं तो ये तो दोनों मुतसादिम हैं। देखिए ये है कि जब वो सिचुएशन आपके सामने थी, उमर बंदयाल साहब थे तब, उससे पहले भी बेंच कॉम्पोजिशन देखे ना कि जब जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब बेंच नहीं बना रहे थे पनामा के ऊपर, नैरेटिव तो वहाँ से स्टार्ट हुआ ना, और उसके बाद उन्होंने हाथ ही खड़े कर दिए और वो बजाय ये है कि आखिरी दिन तक काम करते, उन्होंने काम ही नहीं किया और उन्होंने कहा छुट्टियाँ में चले गए। उसके बाद ये प्रॉब्लम जो है वो आपको फिर अगले चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर के अंदर भी आई कि आपको लेफ़्ट राइट पे वही लोग नज़र आ रहे थे जिससे आपको फ़ैसले आए, और फिर आपके पास 62(1)(f) का भी फैसला आया। उसके बाद जाते जाते ये तो उस वक्त था ना जब चीफ जस्टिस के पास सारे मैं ये कह रहा हूँ ना, आप थोड़ा सा उसको देख लें ना, थोड़ा सा देख लें। और उस वक्त जो थे आपके जो जस्टिस फाइज ईसा साहब थे वो तीसरे या चौथे नंबर पे थे, आपने उन्हें इग्नोर किया। उसके बाद बारी आ गई आसिफ सईद खोसा साहब के पास, फिर आपने देखा कि लेफ्ट राइट पे वो चीज़ें थी, लेकिन खोसा साहब के दौर के अंदर एक ये हुआ कि जो आपका 184(3) था उसके अंदर काफ़ी हद तक उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया और वो नहीं गए। उसके बाद आ गया दौर जो है वो आपका गुलजार साहब का आ गया। अब जब गुलजार साहब के दौर के अंदर आए तो जब भी हम कोर्ट 1 में जाते थे आपको वही लेफ़्ट राइट पे चेहरे नज़र आते थे और वही बेंचेस वाली बात आई, और वो उसके अंदर फिर पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर मैं उसकी कंटिन्यूटी आपको बता रहा हूँ ना, चूंकि डिवीजन थी, उस डिवीजन के अंदर जो जजेस आपके फाइज ईसा साहब के दौर के अंदर डिवाइड हुए थे, उस डिवाइड की सिचुएशन आपको आइंदा निकल गई। गुलजार साहब के दौर के अंदर आया कि जी फाइज ईसा साहब ये पार्टी के केस नहीं सुनेंगे, आज तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया। उसके बाद बंदयाल साहब ने देखा कि आपके सामने आया और अल्टीमेटली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्प्ट किया और उसको नोटिफाई होने से पहले कर दिया। अब ये सारी सिचुएशन असद वो है कि जब आप एक नॉर्मल सिचुएशन के अंदर रह रहे हो और ग्राउंड रियलिटी आपको ये बताए कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन नहीं है, तो फिर नॉर्मल चीज़ें चलती हैं। अब जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर नॉर्मल डिवीजन है, यानी कि नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, और इस लेवल की डिवीजन आ गई है जो आपको इन ऑर्डर्स के अंदर रिफ्लेक्ट आती है, या जो आपकी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मिनट्स ऑफ मीटिंग है। अभी बात की गई एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो 62(1)(f) का था, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट नहीं टेकअप कर रही थी, चीफ जस्टिस ने टेकअप कर लिया। उसके बाद आपकी जो अमेंडमेंट्स थी, नैब अमेंडमेंट्स थी, उसका आखिरी दिन वो फैसला करके गए। लेकिन साहब के पास पूरी इतनी लंबी लिस्ट है नहीं, कि वो कहते हैं कि ये वाले केसेस तो चीफ जस्टिस लगा ही नहीं रहे। आर्टिकल 63A जो ये क्या एक चीज है कि एक चीफ जस्टिस एक फैसला करके जाए और उसके बाद कहे जी मैं इसके रिव्यू पे नहीं। आप बैठे ना, आप में इतनी करज होनी चाहिए कि अगर आप एक दो स्पेसिफिक केसेस की बात कर रहे हैं। अब ये आगे इस चीज के अंदर क्या आर्टिकल 63A का केस फिक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब ये है कि आप पिछली 2-3 मीटिंग्स के मिनट्स हैं जो आपको वेबसाइट पे नजर आए हैं, उससे आपको नजर नहीं आ रहा कि लेवल किस लेवल पे जा रहा है कि चीफ जस्टिस कहता है ये काम करना है, वो कहते हैं छुट्टियां, चीफ जस्टिस कहता है इसको कर लें, वो कहते हैं। जब आप फिर नॉर्मल सिचुएशन के अंदर नहीं आए तो फिर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अगर पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर डिवीजन ना हो तो मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जरूरत ही नहीं है, और अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आ गया है, अगर ये 3 पे, मैं ये समझता हूं कि अब इसको 3 के बजाय आप इसको 5 या 6 पे लेके जाएं ताकि यहां पे चीजें नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर आए। अब ये है कि अब को हर जगह अब आपका सर ये बताएं ना, एक मुझे बात बताएं, ये रास्ता नहीं खोल दिया कि कल को कोई हुकूमत आए और वो एक ऑर्डिनेंस इसी में तरमीम लेकर आए, तरमीमी ऑर्डिनेंस निकाल दे, वो कहे कि जी आइंदा जो कमेटी होगी वो चीफ जस्टिस, चौथे नंबर का जज और 7वें नंबर के जज पर मुश्तमिल होगी। क्या ये कबूल करेंगे आप? नहीं, ये नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? आज भी तो आपने ये किया है, तीसरे नंबर के जज को हटा के चीफ जस्टिस से कहा कि 5वें को लगा लो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट नॉर्मल सिचुएशन के अंदर जा रही हो तो हमें इन चीजों पे नौबत नहीं आनी चाहिए। दुनिया के किस मुल्क के अंदर इस तरह डिवीजन ऑफ जजेस है? आपने 12 जुलाई का जो आज बिलावल साहब ने कहा कि हाथ नहीं मिला रहे जजेस आपस में, लाइव स्ट्रीमिंग आपने देखा है? उसकी लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर इन जजेस की जो आपस के अंदर ऑब्जर्वेशन थी और आपने देखी है कि किस लेवल के अंदर थी। सर अभी जो फैसला है 8-5 का उसमें देख लें, 2 जज पहले कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है और इस आर्टिकल 189 को नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट का जज कह दे मैं और आप किस तरह रोक सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आपके ख्याल में ये मुनासिब है सुप्रीम कोर्ट के जज कहें कि ये जो अक्सरियती जजमेंट है इसको इंप्लीमेंट ना करो, उसका फैसला है? वो बात इसलिए है
अब इन दोनों ने क्या कि वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस कर रहे हैं, यानी कि यार ये कुछ छोटी बात है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस जो है अपने 2 जजेस को कह रहे हैं कि ये इंसाफ की राह में रुकावट है। तो सर 2 जजेस तो जब कह रहे हैं कि आपने फैसला इंप्लीमेंट नहीं करना, तो देखना कि उन अक्सरियती फैसले को इंप्लीमेंट होने से रोक रहे हैं। असद ये बताए क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है आइन और कानून से मुबर्रा है? ठीक बताएं ना इस चीज नहीं है बिल्कुल। अगर वो आइन और कानून से मुबर्रा है तो क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन आइन और कानून सर कर सकती है? ये 8 जजेस फैसला करेंगे या 2 फैसला करेंगे? अगर सर ये अक्सरियती जजेस फैसला करेंगे ना। फैसला तो है जनरल अयूब के मार्शल लॉ को बीसी जुडिशरी ने किया, ठीक है, फिर तो साहब को बीसी ने किया, तो ये तो मासी में तो सुन लेना, इसी जुडिशरी ने जफर अली शाह के अंदर 3 साल। इसका हाल ये है कि आप अकलियती जजेस की राय माने? नहीं, मेरा ये कहना यह है कि हमें पाकिस्तान की जुडिशरी को नॉर्मल सिचुएशन की तरफ लेके जाना चाहिए और इसके अंदर असद रोल हमारी जुडिशरी। मुझे शर्मिला फारूकी साहब के पास जाने दें, एक सेकंड उसके अंदर जाए। और दूसरा ये है कि ये जो इतनी लंबी लंबी हेयरिंग और उसके बाद पाकिस्तान का आम आदमी जो इफेक्ट हो रहा है ना, उसके भी इश्यूज पे बात करे, वो बेचारा पीछे बिल्कुल ठीक है, वो उसका है ना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ना उसका हल। अच्छा मुझे कोर्ट अब हल नहीं है, दुनिया के 70 ममालिक के अंदर है, पहले से चल रही है। ठीक है, मैं तो इससे इख्तिलाफ ही नहीं, मैं तो उसका ट्रिकल डाउन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सिविल कोर्ट तक लेके आए ताकि आपको अंदाजा ये हो कि पाकिस्तान का अदालती निजाम, कानूनी निजाम, गवर्नेंस, पुलिस। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। क्या वकला तंजीमें इस आइनी तरमीम पे और ख़ास तौर पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उस पर मुत्तफिक है? हामिद खान साहब ने आज वकला की नुमाइंदगी करते हुए ये कहा है कि जी हम वकला तो इस पर मुत्तफिक नहीं है। सुनिए ज़रा हामिद खान साहब ने क्या कहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और अदालत बिठाना चाहते हैं या मतवाजी अदालत बिठाना चाहते हैं, जो कि मैं समझता हूँ आइन की रूह के खिलाफ है। आप 2 आइनी अदालतें एक वक्त में नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट ही हमारी जो है वो फाकी आइनी अदालत है, इसी को हम मानते हैं। हम किसी और अदालत आइन के नाम पर जो बनाई जाएगी मुतवाजी, उसको हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वकला मुतवाजी अदालत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हसन रजा पाशा साहब, क्या तमाम वकला इस नुक्ते पर मुत्तफिक हैं? देखिए, हमने देखना ये है कि ये वफाकी आइनी अदालत का ये जो तस्वर है ये कब आया पाकिस्तान में। पहली दफा 2006 में COD जब साइन हुई तो उस वक्त ये कंसेप्ट आया और उसके बाद लेटर ऑन जनाब मोहतरम इमरान खान साहब ने भी और मौलाना फजल रहमान साहब भी इस COD के सिग्नेटरीज है। आईनी अदालत का लफ्ज लिखा हुआ है, अदालत आईनी बेंच का नहीं लिखा हुआ उसमें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहरहाल अब हालात चेंज हो गए। एक क्वेश्चन ये है, मैं PTI के दोस्तों से ये पूछता हूँ कि ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि शायद ये आईनी अदालत काजी फाइजा साहब के लिए बनाई जा रही है, अगर उनको एक्सक्लूड करते हैं और उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाते फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो क्या फिर आईनी अदालत आपको मंजूर है? ये क्या उसको फिर एतराज खत्म हो जाएगा? दूसरी बात मैं करता हूँ, देखिए अहमद खान साहब एक पॉलिटिकल पार्टी के सेनेटर हैं, उनको पूरा हक है कि वो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करें सेनेट में भी और आउटसाइड द सेनेट। अब तमाम वकला को ये किस तरह, मसलन मैं अब पाकिस्तान बार कौंसिल का मेंबर हूँ, पाकिस्तान बार कौंसिल की जो हैयत है या जो स्ट्रक्चर है वो 23 मेंबरान पे मुश्तमिल है। तो 17 मेंबर्स एक साइड पे हैं, 6 मेंबर्स दूसरी साइड पे हैं, तो उनको रिप्रेजेंट पाकिस्तान बार कौंसिल को 6 मेंबर्स करेंगे या वो 17 मेंबर्स करेंगे जिनका वाइस चेयरमैन और चेयरमैन होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उसको प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या उसमें इनकी जो बात इन्होंने फरमाई है क्या वो शामिल है? सही है। फिर तो आप हामिद खान साहब की बात से मुत्तफिक नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मेरी अर्ज सुन ले पूरी। प्रोविंशियल बार काउंसिल्स कहाँ खड़ी हैं? आप देखें कि जब तमाम बार काउंसिल्स बार एसोसिएशन का नुमाइंदा इजलास सुप्रीम कोर्ट बार की दावत पे बुलाया गया, वहां पे फेडरल लॉ मिनिस्टर 4.5-5 घंटे हॉट सीट पे बैठे थे। मुसलसल वो खड़े रहे और उन्होंने तंदो-तेज सवाल। तो सेटिस्फेक्शन हुई थी आपकी? मैं यही तो पूछ रहा हूं सर, वकला की सेटिस्फेक्शन हो गई थी उन सवालों के जवाब? बिल्कुल भी नहीं,
वो देखें, एक कमेटी की तश्कील दे दी गई है, तमाम मुंतखब क़यादत ने एक कमेटी तश्कील दी है, उसके 2 इजलास हो चुके हैं, बाकी एक इजलास जो है वो नेक्स्ट वीक हो रहा है। हम अपना तरमीम शुदा मुसवदा देंगे। देखिए बात चीजें बहुत अच्छी हैं, मसलन आर्टिकल 185 सब क्लास 4 में जो अमेंडमेंट की गई है, जिसमें ये कहा गया कि ये अमेंडमेंट अगर मंजूर होती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हर उस क्रिमिनल अपील को डिसीजन करेगी जो विद इन 12 मंथ्स डिसीजन करेगी, और जो पहले से अपील्स फाइल हुई हैं वो विद इन 24 मंथ्स वो फैसला करेगी। तो क्या ये आम आदमी के फायदे की बात नहीं है? सही है, इसमें नहीं सही है। मेरा ख्याल है इस पर तो शायद पीटीआई को भी एतराज ना होगा। एतराज के नुक्ते तो कुछ और हैं सर, एतराज के नुक्ते तो कुछ और हैं। नहीं होना, बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपने सवाल उठाया है पाशा साहब, मैं उमैद न्याय साहब के सामने रख दूं। न्याय साहब, क्या जो वो कह रहे हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, क्या अगर फर्ज करें आपको ये कह दिया जाए कि जी चीफ हम जो नई वफाकी अदालत बना रहे हैं, काजी फैसल साहब को उसमें नहीं लगा रहे, हालांकि उनको लगाए जाने में भी कोई एतराज़ नहीं वैसे होना चाहिए, लेकिन चलिए वो कह रहे हैं कि आपको अगर एतराज़ है क्योंकि आपने उन पर एतराज़ात दायर कर रखे हैं, तो क्या फिर आप मुत्तफिक है कि हाँ फिर ठीक है, ये जो इसका क़याम है वो बिल्कुल सही है वफाकी अदालत का? अच्छा जी, बेसिकली देखें, हमारे यहाँ ब्रिटिश कॉलोनी हम रहे हैं, हमें जो लीगल सिस्टम मिला है हमने इनहेरिट किया है यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है, वो ही हम निज़ाम चला रहे हैं। और अगर उस तरह देखें कॉमनवेल्थ जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें आईनी अदालत का कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई भी आप उठा के इंग्लैंड से लेके देख लेंगे, जो भी आपकी टॉप कोर्ट है वो ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है। सुप्रीम कोर्ट के पास तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, आपकी हाई कोर्ट के पास तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं। मसला क्या है कि आपको सुप्रीम कोर्ट का प्रेजेंट मिक्सचर पसंद नहीं आ रहा, आपने उन्हें अब रिजर्व सीट वाले फैसले की सज़ा देनी है, और वो सज़ा आप इस तरह से दे रहे हैं कि आप उस स्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाए। हाई कोर्ट के पास तो फिर भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स रहेंगी ना, वहाँ बिल्कुल ही उनके दांत निकाल लें और मर्जी की एक अदालत खड़ी कर दी जाए, जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग इजाज़त ही कहीं से नहीं देता, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का प्रिंसिपल आपका डीपली इंट्रेंच्ड है। 18वीं तरमीम 21वीं तरमीम के केस में लॉ सेटल हो गया है, आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट देख सकती है, ये किसी भी टच स्टोन पे खड़ी नहीं रहनी। ये जो लाइन ले रहे हैं ना, जिस तरह ये कह रहे हैं पाकिस्तान बार काउंसिल की, ये देखें अगले महीने सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन होने जा रहा है। अगर ये देखें ये लचक थोड़ी सी भी लेते हैं, इन्हें खुद इलेक्शन के नताइज वो बता देंगे कि अब वकला की पल्स किस तरफ खड़ी हुई है। तो ये बड़ा खतरनाक रूट है, इस रूट को नहीं लेना चाहिए। वक्ती फैसले होते हैं, लोगों को नहीं पसंद आते। नवाज शरीफ साहब ने खुद ही इधर तकरीर की थी कि हम इंसानों की बस्ती में रहते हैं, हैवानों की बस्ती में नहीं। बस सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, माने उस पर अमल करें, बात है उसको। ये तो मतलब नहीं है कि आप जजेस को उखाड़ के बाहर फेंक दें। सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हाफिज साहब ये बताइए कि अब ये जो आईनी तरमीम जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये डिपेंड कर रही है 63A वाले केस पर नज़रसानी जो लगी है। अब ये जो फिक्स हुआ है, ये एक ऑर्डिनेंस, तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद जो नई कमेटी बनी थी, उस तश्कील नौशुदा कमेटी ने ये फिक्स किया है। अब सिंध हाई कोर्ट में फ़ैसला रिजर्व किया गया है, इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला महफूज हुआ है। अगर ये फ़ैसला इस अमेंडमेंट के तरमीमी ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ आ जाता है तो ये कमेटी टूट जाएगी और फिर क्या पुरानी कमेटी बहाल हो जाएगी? अच्छा, एक तो ये असद के हाई कोर्ट की किसी अदालत को ये जुरिस्डिक्शन नहीं है कि इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को या प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को चैलेंज करे जी, या उसके ऊपर जाके मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जाके उसके ऊपर एक फ़ैसला करे। चूँकि बुनियादी चीज़ ये है कि ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया है अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और वो सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं कर सकती ना। वो इसलिए नहीं कर सकती कि आप उन ऑर्डिनेंस को चैलेंज करेंगे जो आपकी अदालतों के अलावा जो मामलात हैं उनको आप ऑन दी टच स्टोन करते हैं कि जी रीज़नेबल है, नहीं रीज़नेबल, ज़रूरत है या नहीं है। इस तरह इस केस के अंदर ये है कि आपका वो जो ऑर्डिनेंस आया है वो उस लॉ की कंटिन्यूटी के अंदर आया है जो आर्टिकल 191 के नीचे पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी थी उसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 10-5 से मान लिया और एक लॉ सेटल्ड हो गया। अब उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन आई है, उस कॉम्पोजिशन के अंदर चीफ जस्टिस की जो डिस्क्रिप्शन ए की बढ़ाई गई है, उसके अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उस फैसले को इम्प्लीमेंट करके और एक कमेटी को तो आप तो फिर कह रहे हैं कि जो रिटायर्ड जजेस को लगाने वाला ऑर्डिनेंस आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको भी नहीं सुन सकती? नहीं, देखिए मैं आपसे ये
कह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग से रिलेटेड ऑर्डिनेंस आया है उसके अंदर पाकिस्तान की किसी हाई कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है कि उसके ऊपर फैसला करे। अगर ये इसी तरह होता तो जस्टिस मंसूर साहब अपने फैसले में ये दोनों अदालतें आपके ख्याल में हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट दोनों गलत कर रही हैं? मैं आपसे तो वो देखे ना जाके मेंटेनेबिलिटी पे खत्म हो जाएगा। आप देखिएगा सही किस तरह मुमकिन है, किस तरह मुमकिन है, ठहरे ना, वो तो पाकिस्तान के अंदर हर शय पे किस तरह मुमकिन है कि पाकिस्तान की हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को प्रोटेक्ट करे। अगर यही ऐसा ठीक होता, इजाजत दीजिए, मंसूर शाह जो है वो